हाय, मैं निशान सर, आपका स्वागत है एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रकरण जो कि क्लास 10 का बायो का पहला लेसन है। इसके बारे में हम लोग पहले से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे श्वसन तंत्र के बारे में पहले मैंने बता दिया है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये दोनों मैंने पहले आपको बता दिया था। लेकिन आज फिर से चूंकि हमें हृदय का वर्ग पढ़ना है, हृदय कैसे कार्य करता है ये पढ़ना है, तो इसके कार्य को समझने के लिए सबसे पहले फिर से हम एक बार पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के कार्य को समझेंगे, क्योंकि इन दोनों का कार्य निर्भर करता है हमारे हृदय के कार्य पर। तो एक बार फिर से शॉर्ट में संक्षिप्त में हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र का कार्य। जैसे कि हमने जाना था कि सबसे पहले भोजन को मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं तो भोजन को चबाते हैं ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसमें लार पूरी तरह से मिल जाए। लार में एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या फिर लार एमिलेज कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये जो लार है इसका वर्क क्या है? भोजन को चिकना बना देना ताकि आहार नली को कोई नुकसान ना पहुंचे, और दूसरा कार्य है भोजन की जटिल संरचनाओं को सरल संरचनाओं में तोड़ना। अब जब भोजन को चबा लेते हैं उसमें लार मिल जाता है तो फिर भोजन को हम लोग क्या करते हैं? निगलते हैं। निगलने के उपरांत भोजन क्रमांकुचन गति द्वारा पहुंचता है अमाशय में। कौन गति? क्रमांकुचन गति द्वारा पहुंचता है अमाशय में, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था। फिर अमाशय में भोजन में से केवल प्रोटीन का अर्ध पाचन होता है। अमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी सारे प्रोटीन का पाचन नहीं होता, आधे प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन के पाचन के लिए सबसे पहले भोजन को अम्लीय बनाना पड़ता है। तो भोजन को अम्लीय बनाने के लिए क्या होता है? यहाँ पर एक जठर ग्रंथि होता है अमाशय में, जिससे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य खत्म। फिर इसी जठर ग्रंथि से पेप्सिन स्रावित होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन का अर्ध पाचन करता है, फिर पेप्सिन का भी काम खत्म हो जाता है। फिर इसी जठर ग्रंथि से श्लेष्मा स्रावित होता है। लेकिन श्लेष्मा का जो कार्य है ये भोजन के क्षुद्रांत में चले जाने के बाद का काम है। तो अब आधा बचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत में आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी अम्ल की मात्रा होती है उसे साफ करने का काम श्लेष्मा करता है। मतलब अमाशय में प्रोटीन का अर्धपाचन होगा। अर्धपाचन करने के लिए सबसे पहले भोजन को अम्लीय बनाना होगा। तो सबसे पहले अमाशय के जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा जो भोजन को अम्लीय बनाएगा। फिर आपका पेप्सिन आएगा जो प्रोटीन का आधा पाचन करेगा। उसका जो आधा पाचित भोजन है वो क्षुद्रांत में चला जाएगा। चूंकि यहाँ अम्ल आया था अमाशय में, तो इस अम्ल को साफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस अम्ल को साफ नहीं किया जाएगा तो हमारे पेट में दर्द, जलन, जो एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है वो उसी वजह से होता है। तो जो श्लेष्मा है अब आएगा और यहाँ पर से जितने भी अम्ल थे सारे को वो साफ कर देगा। मतलब अमाशय तक का कार्य यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब भोजन जब क्षुद्रांत में आता है तो भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले उसे क्षारीय बनाना पड़ेगा। और क्षारीय बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि यकृत से एक रस स्रावित होता है जिसको हम लोग पीत रस कहते हैं। पीत रस भोजन को क्षारीय भी बनाता है, और दूसरा काम भोजन में जो वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित करने का कार्य भी पीत रस के द्वारा किया जाता है। तो पीत रस का भी कितना कार्य है? 2 कार्य। पहला कार्य क्या है? भोजन को क्षारीय बनाना, और दूसरा कार्य क्या है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना ताकि उस वसा का पाचन आसानी से हमारे पाचन तंत्र में हो सके। तब आगे बढ़ते हैं। जब वसा छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित हो जाता है तो अग्नाशय से एंजाइम स्रावित होता है, और इस एंजाइम को हम लाइपेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। ये एंजाइम आता है, वसा को पाचित कर देता है और वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। हमने पढ़ा था प्रोटीन का आधा पाचन अमाशय में हुआ, तो जो बाकी बचा हुआ प्रोटीन क्षुद्रांत में, उसके पाचन के लिए इसी अग्नाशय से और एंजाइम आता है जिसे हम ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में पूरे भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में ही होता है।
तो जब ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तो जो प्रोटीन है वो आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट बचता है उसका पाचन होता है, और उसका पाचन जब हो जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। जब भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में हो जाता है तो क्षुद्रांत में बहुत सारे उभरे हुए भाग होते हैं। इस तरह से बहुत सारे उभरे हुए भाग होते हैं, और इन उभरे हुए भागों को दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम भी इसका नाम है, रसांकुर भी इसे ही कहते हैं, और विलाई भी इसे ही कहा जाता है। तो कितने नाम है? 3। दीर्घ रोम, रसांकुर और विलाई। इसका कार्य क्या है? जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो भोजन को अवशोषित करने के लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए, मतलब विशेष स्थान चाहिए। तो विशेष स्थान उपलब्ध कराना दीर्घ रोम का कार्य होता है। चूंकि इसमें उंगली जैसी उभरी हुई संरचना होती है, इसलिए आसानी से भोजन इसमें प्रविष्ट कर जाता है। जब भोजन से प्रविष्ट करता है तो दीर्घ रोम को फैल जाता है और आसानी से भोजन को अवशोषित कर लेता है। अब चूंकि दीर्घ रोम में भोजन का अवशोषण हो गया, पाचन में भोजन का कंप्लीट हो गया, लेकिन भोजन का जरूरत केवल पाचन तंत्र को था नहीं, शरीर की प्रत्येक कोशिका को था। तो इसीलिए इस दीर्घ रोम में बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, और ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं इस भोजन को लेकर के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक भोजन दीर्घ रोम से रुधिर वाहिकाओं द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो क्या पहुंचा यहाँ पर? बोल सकते हैं ग्लूकोज पहुंचा, या फिर बचा हुआ भोजन पहुंचा है। तब यहाँ पर क्या क्या पहुंच चुका है? हमारा पाचन तंत्र भोजन कंप्लीट हो गया बच के, और कहाँ पहुंचा है? तो कोशिका में पहुंचा है। अब हम श्वसन तंत्र का कार्य देखेंगे। मैंने पहले बताया था कि कभी भी जब भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, तो फिर भोजन खा लेने से, भोजन के पच जाने से ऊर्जा नहीं मिलता। ऊर्जा तब मिलता है जब उस भोजन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है। इसका अभिक्रिया, ऑक्सीजन का अभिक्रिया। हम ये देखेंगे कि पाचित भोजन तो कोशिकाओं में पहुंच गया, ऑक्सीजन कोशिका में कैसे पहुंचेगा हमें ये जानना है। उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में कि हमारा नाक है, और नाक में छोटे छोटे बाल हैं। जो ऑक्सीजन हम लोग बाहर से लेते हैं, उस ऑक्सीजन में धूल कण होते हैं, और उस धूल कण को उस बाल के द्वारा साफ कर दिया जाता है। स्वच्छ ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो जैसे ही नासा द्वारा, मतलब नाक द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करता है, श्वसन नली से होते वो फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा के अंदर का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, और हर नलिका के बाद एक गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण होता है। और ये जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है इसे हम कोशिका कहते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो पहले फिल्टर होता है, श्वसन नली में जाता है, श्वसन नली से वो फेफड़ा में जाता है, मतलब फुफ्फुस में जाता है। फुफ्फुस के अंदर छोटे छोटे रास्तों से होते हुए वो कोशिका तक पहुंचता है। कोशिका एक बहुत बड़ा जगह उपलब्ध कराता है। कोशिका का कुल क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होता है, ऐसा मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था। अब कोशिका में ऑक्सीजन के आने के बाद, ये मान लेते हैं कोशिका में ऑक्सीजन आया, तो ये ऑक्सीजन फिर हमारी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस कोशिका से डायरेक्ट ऑक्सीजन कोशिका में नहीं पहुंचता, उसे पहले हृदय में जाना पड़ता है। इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पाइप से केवल पानी, ड्रम में पाइप को केवल डाल दें, आप सोच रहे कि उस पाइप से अपने आप पानी बाहर आ जाएगा, तो नहीं आता। उसके लिए मोटर लगाना पड़ता है। तो उसी मोटर का कार्य करता है हमारा हृदय। ऐसे कार्य करता है कि जैसे ब्लड के साथ ऑक्सीजन आया तो उस ब्लड को शरीर के सभी कोशिकाओं तक भेजना हुआ, भेजने के लिए उसको प्रेशर डालना पड़ेगा, दाब डालना पड़ेगा। तो हृदय जब पंप होता है तो तेजी से ब्लड सभी धमनियों से होते हुए पहुंच जाता है कहां पर? हमारी कोशिकाओं तक। उसको विस्तार से समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, हमने ऐसा कर पढ़ा था। और ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं, इन रुधिर वाहिकाओं में जो रुधिर है, जो खून है, वो ऑक्सीजन को लेकर के हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? बायां
अलिंद में क्या प्रवेश करता है? रक्त प्रवेश करता है। किससे लेके प्रवेश करता है? ऑक्सीजन को लेकर प्रवेश करता है। क्या चीज के माध्यम से? रुधिर वाहिका के माध्यम से। कहां से ऑक्सीजन आता है? तो कुपिका से आता है। और कुपिका में ऑक्सीजन कहां से आता है? फेफड़ा से। फेफड़ा में श्वसन नली से, और श्वसन नली में नासा द्वार से, नासा द्वार में वायुमंडल से। इस प्रकार से ऑक्सीजन प्रवेश करता है कुपिका में। कुपिका से रुधिर वाहिका ऑक्सीजन को लेता है और उसे लेकर के बाएं अलिंद में पहुंचा देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हृदय हमारा जो धड़कते रहता है, तो हृदय धड़कने का मतलब ये नहीं होता कि हृदय एक साथ पूरा फैल रहा है और पूरा सिकुड़ रहा होता ही है। हृदय का जैसे ऊपरी भाग अगर पहले सिकुड़ता है तो नीचे का भाग फैल जाता है, और नीचे का भाग जब सिकुड़ता है तो ऊपर का भाग फैल जाता है। इसी को हम हृदय का धड़कना कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, जो खून है, वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पंप होता है। जैसे नीचे का भाग सिकुड़ता है, ब्लड तेजी से ऊपर से बाहर निकलता है और शरीर की सभी कोशिकाओं तक वो पहुंच जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि उस ब्लड को तेजी से पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन भी कार्य करता है। सब हमने कल पढ़ा था। अब हम देखते हैं होता क्या है। तो जैसे ही रक्त यहाँ पर पहुंचता है ऑक्सीजन को लेकर के, तो मैंने अभी बताया था ऊपर का भाग सिकुड़ेगा तो नीचे का भाग फैल जाएगा। जैसे ही ऊपर का भाग सिकुड़ता है तो ये जो रक्त है ऑक्सीजन को लेकर के माया निलय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? माया निलय में। जब अपनी बारी आने पर, माया निलय जब सिकुड़ेगा अपनी बारी आने पर, तो ये जो रक्त है ऑक्सीजन को लेके उच्च रक्तदाब के साथ कहाँ प्रवेश कर जाएगा? महाधमनी में प्रवेश कर जाएगा। जैसे अगर किसी बैलून में पानी भर दिया जाए, ऊपर छेद किया जाए, नीचे से दबाया जाए तो प्रेशर के साथ जो पानी है वो बाहर निकलता है। उसी प्रकार से जैसे ही ये नीचे आता है, नीचे वाला भाग जब सिकुड़ता है तो उच्च रक्तदाब के साथ ये जो रक्त है ऑक्सीजन को लेकर के महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। महाधमनी जो है वो छोटी छोटी धमनियों में विभाजित है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपको नजर आ रहा है, महाधमनी है और ये विभाजित धमनी ये है, ये है, ये सारे क्या है? धमनी। तो महाधमनी के बाद उस ऑक्सीजन वाले रक्त को धमनी ले लेता है और धमनी उस ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहले से हमारी कोशिकाओं में क्या पहुंचा हुआ था? भोजन, पाचित भोजन मतलब ग्लूकोज। अब क्या पहुंच गया हमारी कोशिकाओं में? ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच गया तो दोनों का क्या होगा? रिएक्शन होगा, मतलब विक्रिया होगा, और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। हम सब जानते हैं भोजन जब बचता है तो ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इसको रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस कोशिका में पहले से है ग्लूकोज, और चूंकि पानी में हम पीते हैं तो जल भी लिख लेते हैं, और यहां से हमारा क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, वो भी लिख लेते हैं। तो खाना खाने, पानी पीने और सांस लेने के बाद होता क्या है? एनर्जी बनता है, ऊर्जा मिलता है, लिखते हैं। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, वो भी लिख लेते हैं। और क्या होता है? कुछ वेस्टेज जल रहता है जिसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस कोशिका में क्या पहुंचा था? पहले बचा हुआ भोजन मतलब ग्लूकोज और जल। अब क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन। क्या होगा? रिएक्शन। क्या बनेगा? ऊर्जा। ऊर्जा का यूज कौन करेगा? हम लोग। क्या बच जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल कैसे बाहर निकलता है वो आगे उत्सर्जन प्रक्रिया में पढ़ेंगे। फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है वो हम लोग अभी जानेंगे। तो अब इस कोशिका में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा अभिक्रिया होने के बाद। और हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है हमारे शरीर के अंदर। ये अगर बाहर नहीं निकलेगा तो इंसान का मृत्यु हो जाएगा। इसे बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। अब कोशिका में जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो इसे बाहर कैसे निकालेंगे? तो कोशिका से जुड़ा हुआ होता है बहुत सारा सिरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लाने का काम करता है उसको बोलते हैं सिरा, और जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाने का काम करता है उसको बोलते हैं धमनी। तो बहुत सारा सिरा जुड़ा हुआ है किससे? कोशिका से। सारे कोशिका से कलेक्ट करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको दे देगा?
महाशिरा होगा। ये जो महाशिरा है इसको ये फिर क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दे देगा। कौन दे रहा है, शिरा दे रहा है। शिरा कहाँ से ला रहा है, सभी कोशिकाओं से। सभी कोशिकाओं से शिरा क्या कलेक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया था तो हमने जाना था, यहाँ से भोजन आया था, यहाँ से ऑक्सीजन आया था, रिएक्शन हुआ था, एनर्जी बना था, जिसका यूज हम लोग किए थे। कार्बन डाइऑक्साइड बच गया था जिसे हमें शरीर से बाहर निकालना था। तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया कौन, शिरा। इसको दे दिया महाशिरा को, और महाशिरा इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को लेकर के कहां पहुंचता है, दायां अलिंद में। कहां पहुंच रहा है, दायां अलिंद में। चूंकि मैंने पहले बताया कि दायां अलिंद जब सिकुड़ेगा तो दायां अलिंद फैल जाएगा, तो ऊपर का भाग सिकुड़ेगा तो नीचे का भाग फैलेगा। तो जैसे ही ऊपर का भाग फैलता है तो नीचे का भाग सिकुड़ता है, सॉरी ऊपर का भाग सिकुड़ता है तो नीचे का भाग फैलता है। फैलने की वजह से ये जो CO2 वाला रक्त है ये दाएं अलिंद में पहुंच जाएगा। अब दाएं अलिंद से ही जुड़ा होता है एक और शिरा। दाएं अलिंद से ही जुड़ा होता है क्या, एक और शिरा। जैसे अब ये भाग सिकुड़ेगा, नीचे का भाग सिकुड़ेगा, दाएं अलिंद का भाग, तो ये जो रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये आपका प्रवेश कर जाएगा इस शिरा में। और ये जो शिरा है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को ले जाके पहुंचा देगा आपकी सभी कोशिकाओं में। कहां पहुंचाएगा, सभी कोशिकाओं में। क्या पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कल पढ़ा था कि कोशिका का साइज इतना बड़ा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक साथ दोनों वहां पे रह सकता है और आपस में मिलता भी नहीं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कोशिका में पहुंचेगा, ये ब्लड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। कोशिका में किसको छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुस में। फुफ्फुस से श्वसन नली में, श्वसन नली से नासा द्वार में, नासा द्वार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, आपने देखा होगा जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते हैं फिर तुरंत हम लोग सांस ले लेते हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन को लेते हैं तो फिर वही प्रक्रिया, अंदर जाएगा, नाक से फिल्टर होगा, फिर श्वसन नली में जाएगा, फिर फेफड़ा में, फिर कोशिका में, कोशिका से वापस बायां अलिंद में, बायां अलिंद सिकुड़ेगा तो बायां नीलर में, और बायां नीलर जब सिकुड़ेगा तो उच्च रक्तदाब के साथ महाधमनी में, और महाधमनी से धमनी से होते कहां पहुंचेगा, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में अभिक्रिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कौन करेगा, शिरा कलेक्ट करेगा। किसको देगा, महाशिरा को। महाशिरा कहाँ लाएगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद जब सिकुड़ेगा तो दायां नीला में जाएगा, दायां नीला जब सिकुड़ेगा तो ये जो शिरा है इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को ला करके पहुंचा देगा कहाँ, कोशिका में। फिर कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन को लेंगे, और ये जो प्रक्रिया है आपका बार बार चलता रहेगा। एक बार संक्षिप्त में फिर से समझते हैं। भोजन का पाचन, पाचन तंत्र में कंप्लीट हुआ, सारा का सारा बचा हुआ भोजन ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, कोशिकाओं में। अब किसका जरूरत था, ऑक्सीजन का। सांस लिए, ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचा, कोशिका से हृदय में, हृदय से कहाँ पहुंच गया, कोशिका में। दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या बना, ऊर्जा बना। ऊर्जा के साथ वेस्टेज भी क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कलेक्ट किया सारा कोशिका से, तो शिरा कलेक्ट किया। किसको दे दिया, महाशिरा को। महाशिरा को लेकर कहाँ आया, दायां अलिंद। दायां अलिंद से दायां नीलर, दायां नीलर से फिर इसको कहाँ छोड़ेगा, कोशिका में। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और ऑक्सीजन को लेगा। और ये प्रक्रिया हमारे शरीर में बार बार चलता रहेगा। और ये प्रक्रिया जब तक चलता रहता है, इंसान जीवित रहता है। प्रक्रिया जैसे रुकता है तो इंसान का फिर डेथ हो जाता है। हम एक दो चीज और हम समझते हैं बेहतर तरीके से। आप सभी ने सुना होगा कि किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्यों होता है, उसका कारण ये है कि हम जब भोजन में अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं, भोजन में जब अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। और जब नहीं होगा पाचन तो ब्लड के साथ वो कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा, धमनी में जाएगा, और उसका एक लेयर जमते चला जाएगा। क्या चीज जमते चला जाएगा, धमनी और महाधमनी। जब वो लेयर जमते चला जाएगा
तो जितना मात्रा में ब्लड पहले एक बार में पंप होता था, जितना मात्रा में ब्लड पहले एक बार में पंप हो जाता था, अब उतना ब्लड एक बार में पंप नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पाइप है, उसमें एक बार में जितना पानी एक बार चला जाएगा, उस पाइप में मान लीजिए कि एक लेयर चढ़ जाए अंदर से, उसका पाइप का जो अंदर का होल छोटा हो जाए, तो अब उसमें क्या एक बार में उतना पानी जाएगा? तो नहीं जाएगा। इस वजह से इस ब्लड का जो प्रेशर है इस धमनी में ज्यादा बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि ये जो धमनी है इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता और धीरे धीरे वो हमारी धमनी में जमा होते चला जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हृदय ब्लड को पंप करता है तो इस ब्लड का प्रेशर इस धमनी पे बढ़ता है और कभी कभी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि धमनी जो है हमारा वो फट जाता है। अगर धमनी फट जाएगा तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा? सभी कोशिकाओं तक सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा और इंसान जो है वो मर जाएगा। इसीलिए जिसको ब्लड प्रेशर का दिक्कत होता है तो अधिकतर वाला देखिएगा, जो व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर का दिक्कत है वो बहुत ज्यादा फैट वाला होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, फिर इस तरह का तेलीय सामान वो ज्यादा खाता है, इस वजह से उसको ब्लड प्रेशर का दिक्कत हो जाता है। इसलिए खाना में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम से कम देना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर का कोई दिक्कत आपके शरीर में ना हो। एक और चीज जानेंगे हम लोग, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हृदय 4 कोष्ठ में बटा हुआ है, 1 2 3 4। बायां दिन बायां हृदय, दायां दिन दायां हृदय, एक और ऑक्सीजन है और एक और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा क्यों है? तो बांटने का जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में यदि मिलता है, किसी भी रीजन से अगर आपस में मिल जाता है तो सही मात्रा में ऑक्सीजन फिर हमारे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। जब सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सही मात्रा में ऊर्जा भी नहीं बनेगा और सही मात्रा में जब ऊर्जा नहीं बन पाएगा तो फिर हमें वही प्रॉब्लम होगा कि चक्कर आएगा, बेहोशी आएगा और इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। इसीलिए सभी कोशिकाओं तक सही मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये भी चीज है कि कुछ जीवों में हृदय के 2 कोष्ठ में बटा होता है और तो कुछ हद तक अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग तो कैसे लोग की जितने जीव अभी अपना ही उदाहरण लेते हैं, मनुष्य का ही तो हम लोग बॉडी का एक निश्चित तापमान होता है, टेम्परेचर होता है जिसको बनाए रखना जरूरी है और उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। तो बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जब अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए तो सही मात्रा में ऑक्सीजन का पहुंचना भी कोशिका में जरूरी है, क्योंकि सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा सही मात्रा में नहीं मिलेगा, हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, मछली, उनका इधर 2 ही कोष्ठ में बैठा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि उनका तापमान वायुमंडल या वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। उन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो उनके शरीर में अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड से मिल भी जाए, ऑक्सीजन कम मात्रा में भी पहुंचे सभी कोशिकाओं तक, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब सीधे सीधे तौर पर हम बोल सकते हैं कि हमारे हृदय का 4 कोष्ठ में जो बंटवारा है वो इसलिए ताकि हमें ऊर्जा सही मात्रा में मिल सके। ऊर्जा सही मात्रा में इसलिए मिलेगा कि सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा और सही मात्रा में ऑक्सीजन इसलिए पहुंच पाएगा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड से नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, हमारा पंप हृदय और उसके कार्य। इसके साथ साथ मैंने आपको फिर से पाचन तंत्र के बारे में पूरा, श्वसन तंत्र के बारे में पूरा और हृदय के बारे में पूरा बताया है और उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे हमारा बॉडी कार्य करता है। तो आगे की वीडियो हम लोग जरूर मिलेंगे। और हाँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अभी क्लास 10 के एग्जाम के लिए भी, और आगे अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं तो उसके लिए भी। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने में आप अपना सहयोग दें। अभी के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय